हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सिविल सेवक यूपीएससी पीसीएस में। और अपने घटना सार के स्टार्टिंग के जो वन लाइनर हैं उन्हें कवर कर लिया है। आगे हम राष्ट्रीय घटनाक्रम देखेंगे और उसके बाद जो भी पैटर्न वाइज देखते जाएंगे, जो इंटरनेशनल होगा, इकोनॉमिक होगा और स्पोर्ट्स, वो सारी चीज़ें हम कवर कर लेंगे। तो आज हम नेशनल इवेंट्स कवर करने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय घटनाओं की अर्धवार्षिकी यानी जो जनवरी से जून तक का जो राष्ट्रीय घटनाक्रम होगा उसे हम यहाँ पर देखेंगे। और उसमें पहला टॉपिक है कि 18वीं लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने हैं। तो पहली बात याद रखिएगा, ये 18वीं लोकसभा के चुनाव हुए हैं, ठीक है। और इन्होंने शपथ कब ली है? 9 जून 2024 को लगातार तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण की है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने। पंडित नेहरू के बाद नरेंद्र मोदी देश के ऐसे दूसरे नेता हैं जिन्होंने लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद की शपथ ली है। अब इससे पहले मोदी से पूर्व पंडित जवाहरलाल नेहरू लगातार 3 कार्यकाल, उनका कार्यकाल 1952, 1957 और 1962 के लिए देश के प्रधानमंत्री वे निर्वाचित हुए थे। अब एनडीए को कितना बहुमत का आंकड़ा? तो एनडीए ने 293 सीटें जीतकर बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया था। अब उनके शपथ समारोह में कौन से पड़ोसी देश शामिल हुए थे वो हम देख लेते हैं। तो उसमें आए थे बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग टोब्गे, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीक, मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ तथा नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड, इन्हें आमंत्रित किया गया था, ठीक है। तो ये सारे लोग उसमें शपथ ग्रहण में शामिल थे। इसके अलावा क्या है? इसके अलावा जो इनका मंत्रिमंडल बना है, तो मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या 71 है और मोदी मंत्रिमंडल में 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है, ठीक है। 7 महिला मंत्रियों को जगह मिली है कैबिनेट में। उसमें से 2 कैबिनेट हैं और 5 राज्य मंत्री हैं। आगे 18वीं लोकसभा चुनाव से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो सूरत निर्वाचन क्षेत्र गुजरात, सूरत निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा के मुकेश दलाल 18वीं लोकसभा हेतु निर्विरोध निर्वाचित हुए हैं, ठीक है। उत्तर प्रदेश में कौशाम्बी निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित समाजवादी पार्टी के पुष्पेंद्र सरोज 18वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद हैं और इनकी आयु कितनी है? 25 वर्ष 3 माह। तो सबसे युवा सांसद कौन है इस बार? पुष्पेंद्र सरोज। और बिहार के समस्तीपुर से लोजपा रामविलास के टिकट पर निर्वाचित सांभवी दूसरी सबसे युवा सांसद हैं। इनकी आयु है 25 वर्ष और 11 माह। और अगर पुरुषों और महिलाओं में अलग कर लें तो पुरुषों में पुष्पेंद्र सरोज और महिलाओं में सांभवी, ठीक है। इसके अलावा देख लेते हैं कि भाजपा के शंकर लालवानी इंदौर से रिकॉर्ड 11,75,092 मतों के अंतर से जहां निर्वाचित हुए, वहीं उत्तर पश्चिम मुंबई से शिवसेना के टिकट पर निर्वाचित रविंद्र वायकर ने केवल 48 मतों के अंतर से विजय इस चुनाव में दर्ज की है। तो यानी ये सबसे ज़्यादा 11,75,092 शंकर लालवानी, और सबसे कम की बात की जाए तो रविंद्र वायकर, और ये 48 मतों से विजयी हुए थे। इसके बाद है कि 18वीं लोकसभा के लिए निर्वाचित 543 सांसदों में 74 जो हैं वो महिलाएं हैं, ठीक है। 74 महिलाएं हैं इसमें, और इसमें सबसे ज़्यादा महिलाएं 30 भाजपा की हैं, 14 कांग्रेस, 4 सपा, 11 टीएमसी, द्रमुक की 3, जदयू एवं लोजपा की 2-2 तथा अन्य एक महिला लोकसभा सदस्य चुनी गई हैं। आगे है कि भारतीय जनता पार्टी के उड़ीसा से सांसद भर्तहरी मेहताब को 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया है। और ये बीजेपी कहाँ से हैं? उड़ीसा से। बीजेपी उड़ीसा के सांसद हैं भर्तहरी मेहताब, इन्हें 18वीं लोकसभा का प्रोटेम स्पीकर चुना गया था। इसके अलावा ये जो ओम बिरला हैं, सांसद ओम बिरला कहाँ से? कोटा से हैं। इन्होंने 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, इन्हें जो है निर्वाचित किया गया है 18वीं लोकसभा का अध्यक्ष, और 17वीं लोकसभा के अध्यक्ष भी ओम बिरला ही थे। जो पिछली बार में थे, पिछली लोकसभा में 17वीं लोकसभा में, इस बार भी 18वीं लोकसभा में लोकसभा अध्यक्ष जो हैं वो ओम बिरला ही हैं। इसके अलावा जो राज्यों में चुनाव हुए हैं उन्हें देख लेते हैं कि कहाँ सीटें, मतलब सीटें कितनी हैं और कौन सी पार्टी वहाँ पर गठित हुई है। तो अरुणाचल का पहले आ जाता है। अरुणाचल में पेमा खांडू के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और ये विधानसभा वाला था। तो अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? तो 60 सदस्यीय सीट है। अरुणाचल में कितनी सीटें हैं? 60 विधानसभा सीट हैं। और यहाँ पर भाजपा के 10 उम्मीदवार निर्विरोध ही निर्वाचित हुए थे, ठीक है। 10 में से जो 60 में से 10 थे वो निर्विरोध ही निर्वाचित हो गए थे। अब इसकी बात करें तो इसमें सरकार किसकी बनी है? तो भाजपा ने सबसे ज़्यादा यहाँ पर सीटें प्राप्त की हैं। इसके बाद बात की जाए सिक्किम की, तो सिक्किम में प्रेम सिंह तमांग के नेतृत्व में नई सरकार का गठन हुआ है और ये 32 सदस्यीय विधानसभा सीट है। यहाँ पर विधानसभा सीटों की संख्या 32 है, जहाँ पर
सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने बहुमत प्राप्त किया है, 31 सीटें यहाँ पर उसने प्राप्त की हैं। आगे देख लेते हैं, आगे है आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में कितनी सीटें हैं? आंध्र प्रदेश में 175 सदस्यीय विधानसभा सीट। तो विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है आंध्र प्रदेश में? 175 सीटें हैं वहाँ पर, और वहाँ पर भी जो बहुमत हासिल किया है वो हासिल किया है तेलुगु देशम पार्टी ने, ठीक है, और 135 उसने सीटें प्राप्त की हैं तेलुगु देशम पार्टी ने। आगे है उड़ीसा में। तो उड़ीसा में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है? 147 सदस्यीय विधानसभा, यानी विधानसभा सीटों की संख्या है 147, और वहाँ पर जो बहुमत प्राप्त किया है वो प्राप्त किया है भाजपा ने। इसके आगे देख लेते हैं, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत की यात्रा पर थीं, और इन्होंने बांग्लादेश ने तीस्ता नदी जल के संरक्षण और प्रबंधन के लिए मेगा परियोजना सहित 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, ठीक है। तीस्ता नदी के साथ जो विवाद है वो हमारा बांग्लादेश के साथ है, ये याद रखना है। आगे है कि भारत और बांग्लादेश ने राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा, राजशाही और कोलकाता के बीच नई ट्रेन सेवा, और चटगांव तथा कोलकाता के बीच नई बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। कभी इसे मतलब आपस में ही इंटरचेंज कर देंगे, तो ये याद रखिएगा, ट्रेन सेवा जो है वो राजशाही कोलकाता के बीच है, जबकि बस सेवा चटगांव और कोलकाता के बीच है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि बांग्लादेश से इलाज के लिए आने वाले लोगों के लिए भारत ई मेडिकल वीज़ा सुविधा शुरू करेगा, ठीक है। बांग्लादेश के उत्तर पश्चिम भाग के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए भारत ने रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया है। ये याद रखिएगा, जगह का नाम रंगपुर में नया सहायक उच्चायोग खोलने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण समझौते हैं। भारत बांग्लादेश ने डिजिटल साझेदारी के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, और जो कुछ समझौते के क्षेत्र हैं उन्हें फिलहाल नहीं देखते हैं, अगर उसमें कुछ होता तो देख लेते हैं। इसके अलावा है कोझिकोड, भारत का पहला यूनेस्को शहर घोषित किया गया है। तो कोझिकोड केरल में है, और ये 23 जून 2024 को आधिकारिक रूप से भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित हुआ है। ये भारत का पहला है, ठीक है। पहली चीज़ हमेशा इंपॉर्टेंट होती है। तो भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर घोषित किया गया है, ये है कोझिकोड। अक्टूबर 2023 में कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क की साहित्य श्रेणी में स्थान मिला था। इसे 2012 में मूर्तियों के शहर का भी टैग मिला है, तो ये भी याद रखिएगा, ठीक है। इसे 2012 में मूर्तियों का शहर भी कहा जाता है, और ये अब भारत का पहला यूनेस्को साहित्य शहर भी बन गया है। एक अधिनियम आया है, लोक परीक्षा अधिनियम 2024, ये लागू हो गया है, ठीक है। ये 21 जून 2024 से लागू हो गया है। यह कानून इसी फरवरी में, पहले 6 फरवरी को लोकसभा से और 9 फरवरी को राज्यसभा से, इसके बाद 12 फरवरी को राष्ट्रपति ने इसकी मंजूरी दे दी थी। इसमें क्या है कि सरकारी परीक्षाओं में गड़बड़ी को रोकने के लिए लाए गए इस कानून में 10 साल तक की कैद से लेकर 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान है, और वो प्रावधान कैसे कैसे है उसे देख लेते हैं। इसमें दिया गया है कि अगर सार्वजनिक परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करने पर 3 से 5 वर्ष की सज़ा हो सकती है। अगर अनुचित साधन का प्रयोग करते हैं आप, तो 3 से 5 वर्ष की सज़ा और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आपसे वसूला जा सकता है। इसके अलावा नकल पर रोकथाम के लिए न्यूनतम 3 से 5 वर्ष तक की कैद, और इस तरह के संगठित अपराध में शामिल लोगों को 5 से 10 साल तक की जेल की सज़ा और न्यूनतम 1 करोड़ रुपए के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रावधान है इसमें, सज़ा और पैसे के। इसमें क्या है, इस कानून के दायरे में यूपीएससी, एसएससी, रेलवे की ओर से आयोजित प्रतियोगी परीक्षाएं, बैंकिंग भर्ती परीक्षाएं और एनटीए की ओर से आयोजित सभी कंप्यूटर आधारित परीक्षाएं शामिल होंगी। अगला टॉपिक है, भुज का स्मृति वन भूकंप स्मारक यूनेस्को के खूबसूरत संग्रहालयों में शामिल हो गया है। कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात में कच्छ जिले में स्थित भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की श्रेणी में यूनेस्को के प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। तो पहली बात याद रखिएगा, जो प्रिक्स वर्सल्स पुरस्कार है ये कौन देता है? ये यूनेस्को देता है, ठीक है। अब जो 7 संग्रहालय थे उसमें भुज को तीसरा मिला है। आगे इसमें दिया है कि भुज के स्मृति वन भूकंप स्मारक संग्रहालय को यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष, और ये पुरस्कार प्रतिवर्ष घोषित किया जाता है, वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में। तो प्रिक्स वर्सल पुरस्कार ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? वास्तुकला और डिजाइन के क्षेत्र में दिया जाता है, और यूनेस्को द्वारा प्रतिवर्ष दिया जाता है, ठीक है। तो इस भुज को जो है ये दुनिया के 7 सबसे खूबसूरत संग्रहालयों की सूची में शामिल किया गया है। फिर है, भुज के स्मृति वन भूकंप संग्रहालय को चीन के चेंगदू में A4 आर्ट म्यूजियम और मिस्र के गीजा में ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम के बाद तीसरे स्थान पर रखा गया है। तो पहले है चाइना का A4 आर्ट म्यूजियम, और उसके बाद मिस्र का ग्रैंड इजिप्टियन म्यूजियम, और तीसरे स्थान पर भुज का भूकंप स्मारक है। बाकी सब छोड़ देते हैं कौन इसमें है। अगले टॉपिक की बात की जाए तो यह है भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी।
23 अप्रैल 2024 को सीएसआईआर ने पृथ्वी दिवस समारोह के एक भाग के रूप में रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में सीएसआईआर मुख्यालय भवन में भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी स्थापित की है। तो याद रखना है कि जो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ स्थापित की गई है? सीएसआईआर मुख्यालय भवन, रफ़ी मार्ग, नई दिल्ली में। अब जलवायु घड़ी क्या है? तो जलवायु घड़ी एक सरल उपकरण पर केंद्रित है। एक घड़ी जो शून्य उत्सर्जन तक पहुँचने के लिए महत्वपूर्ण समय विंडो की गिनती करती है, जबकि प्रमुख समाधान मार्गों पर हमारी प्रगति को ट्रैक करती है। सितंबर 2022 में न्यूयॉर्क में लॉन्च के बाद से, तो कहाँ ये सबसे पहले कहाँ लॉन्च हुई? सितंबर 2020 में न्यूयॉर्क में ये लॉन्च हुई थी, ठीक है। आगे है कि कश्मीर में विश्व के सबसे ऊंचे रेलवे पुल पर पूर्ण ट्रेन ट्रायल का सफल परीक्षण कर लिया गया है। तो जम्मू कश्मीर में कश्मीर घाटी को शेष भारत से रेल लिंक द्वारा जोड़ने की दिशा में 20 जून 2024 को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मिली है भारतीय रेलवे को। इसमें क्या हुआ है कि जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में बक्कल और कौरी के बीच, ठीक है, बक्कल और कौरी के बीच स्थित यह पुल 1.3 किलोमीटर लंबा और चिनाब नदी तल से 359 मीटर 359 मीटर ऊपर स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला रेलवे पुल है, जो 227 किलोमीटर लंबे उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना का हिस्सा है। ये विश्व का सबसे ऊंचा एकल मेहराब वाला है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। और इसका निर्माण किसने किया है? ये आईआईटी, रक्षा अनुसंधान, डीआरडीओ तथा भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण सहित प्रतिष्ठित भारतीय संस्थान इसमें शामिल है। इसमें कई संस्थानों का एक सामूहिक प्रयास है। तो फिलहाल इसमें आगे है कि चिनाब नदी भारत और पाकिस्तान की एक प्रमुख नदी है, जो सिंधु नदी की सहायक है, ठीक है। तो चिनाब जो है वो सिंधु की सहायक है, और यह नदी हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिलों में ऊपरी हिमालय के तांडी नामक स्थान पर दो धाराओं चंद्रा और भागा के संगम से बनती है। अगला टॉपिक है तिरुवनंतपुरम जीरो वेस्ट टू लैंडफिल मान्यता प्राप्त करने वाला पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो केरल का तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जीरो वेस्ट टू लैंडफिल JWL की मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें इतना ही है। आगे है कि WHO ने हैदराबाद स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को मान्यता दे दी है। तो WHO ने आयुष मंत्रालय के अंतर्गत हैदराबाद में स्थित राष्ट्रीय भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान को पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO किसके लिए? पारंपरिक चिकित्सा अनुसंधान के लिए WHO सहयोगी केंद्र के रूप में नामित किया है। 14 जून 2024 को घोषित यह मान्यता 4 साल की अवधि के लिए दी गई है, जिससे ऐसा सम्मान पाने वाला तीसरा भारतीय संस्थान बन गया है ये भारतीय चिकित्सा विरासत संस्थान, ठीक है। आगे देख लेते हैं। डीडी किसान चैनल द्वारा AI एंकर कृषि और भूमि लॉन्च हुए हैं। दूरदर्शन चैनल डीडी किसान ने 26 मई 2024 को अपनी नवीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत के सरकारी प्रसारण इतिहास में पहले AI एंकर कृषि और भूमि को पेश करके एक उल्लेखनीय यात्रा की शुरुआत की है। AI एंकर कृषि और भूमि के पास आश्चर्यजनक रूप से 50 भाषाओं में संवाद करने की क्षमता भी है। AI एंकर पेश करने वाला डीडी किसान देश का पहला सरकारी चैनल है। तो ठीक है, तो ये पहला सरकारी चैनल है, ये याद रखिएगा। फिर आगे दिया है कि बिहार का नागी और नकटी पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल घोषित हो गया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में नकटी और नागी पक्षी अभ्यारण्यों को रामसर सम्मेलन के तहत अंतर्राष्ट्रीय महत्व की नवीनतम आर्द्रभूमि सूची में शामिल किया है। दोनों स्थल क्या हैं? ये मानव निर्मित हैं और बिहार के जमुई जिले के झाझा वन क्षेत्र में स्थित हैं। इन दोनों स्थलों से पूर्व बिहार के बेगूसराय स्थित कांवर झील को 2020 में रामसर स्थल घोषित किया गया था। तो अब बिहार में कितने हो गए रामसर स्थल? 3 हो गए हैं, 2 अभी जुड़े हैं और पहले 2020 में कांवर झील को मिला था। तो कुल मिला के भारत में अब रामसर साइट की संख्या कितनी होगी? 82 हो गए हैं जून 2024 तक। आगे है नागी पक्षी अभ्यारण्य को भारत के 81वें रामसर स्थल के रूप में अधिसूचित किया गया है। नागी आर्द्रभूमि क्षेत्र नागी नदी पर बांध बनाकर बनाया गया एक मानव निर्मित स्थल है। फिर नकटी जो है ये 82 रामसर स्थल है और ये नागी पक्षी अभ्यारण्य के पास है और बिहार के जमुई जिले में स्थित है। इसके अलावा क्या है इसमें कि भारत में दुनिया के रामसर स्थलों की तीसरी सबसे बड़ी संख्या है। वर्तमान में चीन और भारत में 82 रामसर स्थल हैं, यानी चीन और भारत के जो रामसर साइट हैं वो बराबर हैं और रामसर स्थलों की सूची में भारत तीसरे नंबर पर है, ठीक है। और रामसर स्थलों की संख्या के मामले में सबसे पहले नंबर पर कौन है? 175 स्थलों के साथ पहले नंबर पर यूके आता है। उसके बाद 144 स्थलों के साथ मैक्सिको दूसरे स्थान पर आता है। तो अगर पहले की बात की जाएगी तो यूके, दूसरे नंबर पर आ जाएगा आपका मैक्सिको और तीसरे नंबर पर इंडिया एंड चाइना।
अगला टॉपिक है कि श्रीनगर को विश्व शिल्प नगर का दर्जा दे दिया गया है। तो विश्व शिल्प परिषद द्वारा जून 2024 में श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्रदान किया गया है। यह दर्जा हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्र को बढ़ावा देगा, जिससे जम्मू और कश्मीर क्षेत्र में पर्यटन और बुनियादी ढांचे के विकास को लाभ मिलेगा। तो श्रीनगर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है। श्रीनगर, जयपुर, मलप्पुरम और मैसूर के बाद यह सम्मान प्राप्त करने वाला देश का चौथा शहर है। ठीक है, तो चार और मतलब तीन और कौन से शहर हैं? जयपुर है, मलप्पुरम है और मैसूर, इसके बाद श्रीनगर। फिर श्रीनगर को 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को द्वारा क्रिएटिव सिटी के रूप में मान्यता दी गई थी। ठीक है, तो श्रीनगर 2021 में शिल्प के लिए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी में भी शामिल है। अगला टॉपिक है रामचरितमानस, पंचतंत्र, सहृदय लोकलोचन यूनेस्को की विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल हो गए हैं। 7 से 8 मई 2024 को मंगोलिया की राजधानी क्या है? उलान बटोर। यहाँ से एक फैक्ट याद हो गया। तो मंगोलिया के उलान बटोर में आयोजित एशिया और प्रशांत क्षेत्र के लिए यूनेस्को की विश्व स्मृति समिति की 10वीं आम सभा में इस क्षेत्र के 20 दस्तावेजी धरोहरों को विश्व स्मृति रजिस्टर में शामिल किया गया है या हिस्से में मान्यता दी गई है। यूनेस्को द्वारा इन 20 दस्तावेजी धरोहरों में कुछ महान कृतियां हैं, उन्हें ही देख लेते हैं। महान कृतियां क्या हैं? एक है सुल्ताना का सपना, यह है रुकैया हुसैन का नारीवादी काल्पनिक उपन्यास है सुल्ताना का सपना। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस, पंडित विष्णु शर्मा द्वारा रचित पंचतंत्र और आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोचन। तो ये चीज़ें शामिल हुई हैं। भारत से 3 चीज़ें हैं, रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन। यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर मानवता की दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा ये पहल शुरू की गई थी और यह एक इंटरनेशनल पहल है। ठीक है, 1992 में ये पहल शुरू की गई थी। आगे इसमें कुछ फैक्ट है कि यूनेस्को की जो विश्व स्मृति में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान 1574 में अवधी भाषा में रचित राम की कहानी का एक महाकाव्य है और हरिगीतिका छंद में लिखी गई यह रचना आज उत्तर भारत के अधिकांश हिस्सों में बेहद लोकप्रिय है। फिर आगे है दुनिया की सबसे पुरानी दंत कथाओं में एक पंचतंत्र, जिसे विष्णु शर्मा द्वारा रचित माना जाता है, लेकिन इसका कोई स्पष्ट साक्ष्य नहीं है। 300 ईसा पूर्व के लगभग संस्कृत में ये लिखी गई थी। ये संस्कृत में लिखी गई है 300 ईसा पूर्व के लगभग। आनंद वर्धन द्वारा रचित सहृदय लोकलोचन, ये भारतीय काव्यशास्त्र पर एक ग्रंथ है। लेखक 9वीं शताब्दी के दौरान कश्मीर के प्रसिद्ध सम्राट अवंतीवर्मन के शासनकाल में रहते थे आनंद वर्धन। आगे इसमें और देशों का दिया है, उसको फिलहाल छोड़ देते हैं। भारत का हमने देख लिया है। अगला है कि भारत लगातार छठे वर्ष वैश्विक इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में शीर्ष पर है। तो एक रिपोर्ट आई है, डिजिटल अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने वाले गैर लाभकारी समूह एक्सेस नाउ और कीप इट ऑन गठबंधन द्वारा 15 मई 2024 को एक रिपोर्ट जारी की गई है कि इंटरनेट शटडाउन के 116 मामलों में दर्ज किए गए हैं भारत में। इसमें क्या बताया गया इस रिपोर्ट में कि भारत में 2023 में इंटरनेट शटडाउन के मामले में 116 मामले दर्ज किए गए हैं, जो वैश्विक स्तर पर 39 देशों में किए गए शटडाउन के कम से कम 283 मामलों का 41% है। परिणाम स्वरूप अब क्या है, इस रिपोर्ट का मेन एसेंस ये है कि भारत अब लगातार छठे वर्ष वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक इंटरनेट बंद करने का आदेश देने वाला देश बन गया है। तो ये एसेंस है, ये याद रखना है। 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन नामक रिपोर्ट। अब आगे आपने पढ़ा है कि किस संगठन ने जारी की है, तो याद रखिएगा 2023 की सिकुड़ता लोकतंत्र बढ़ती हिंसा इंटरनेट शटडाउन रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में स्थानीय शटडाउन के बजाय क्षेत्रीय शटडाउन की प्रवृत्ति बढ़ी है और मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। ठीक है, तो स्थानीय शटडाउन के बजाय जो क्षेत्रीय रीजनल शटडाउन है उसकी प्रवृत्ति बढ़ गई है, मुख्यतः मणिपुर और पंजाब में। तो कुल मिला के बस इतना ही है इसमें। आगे है भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल अस्पताल का सफल परीक्षण किया गया। भीष्म पोर्टेबल अस्पताल को पैराशूट की मदद से आकाश से धरती पर उतारने का एक सफल परीक्षण वायुसेना द्वारा आगरा के मलपुरा ड्रॉपिंग जोन में 14 मई 2024 को किया गया। किसी भी आपातकालीन स्थिति में दुर्गम क्षेत्रों में पीड़ितों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए सहयोग, हित एवं मैत्री के लिए भारत हेल्थ इनिशिएटिव भीष्म, ये इसका फुल फॉर्म है। तो भीष्म का फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। और इस अस्पताल का विकास स्वास्थ्य मंत्रालय और रक्षा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। ठीक है, और ये क्यूब के आकार का है। इस पोर्टेबल ये क्यूब के आकार का इस पोर्टेबल अस्पताल को विशेष शक्तिशाली पैराशूट की सहायता से विमान या हेलीकॉप्टर अथवा ड्रोन से कहीं भी सुदूर दुर्गम इलाके में उतारा जा सकता है। इसकी सहायता से एक साथ 200 लोगों को चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।
तो कुल मिला के इसमें इतना ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आगे देख लेते हैं कि वनाग्नि रोकने के लिए उत्तराखंड का पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन। 8 मई 2024 को उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य भर में वनाग्नि की स्थिति को ध्यान में रखते हुए पिरूल लाओ पैसे पाओ मिशन की शुरुआत की है और यह मिशन उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले से शुरू किया गया है। मिशन के तहत पिरूल कलेक्शन सेंटर पर 50 रुपये किलो के हिसाब से पिरूल खरीदा जाएगा। इस मिशन का संचालन कौन कर रहा है? इस मिशन का संचालन कर रहा है पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। इसके लिए 50 करोड़ का कॉर्पस फंड अलग से रखा जाएगा। पिरूल का तात्पर्य क्या है? पहाड़ों में पाए जाने वाले चीड़ के पेड़ की पत्तियां। पिरूल की सूखी पत्तियां वनों की आग के लिए सबसे बड़ा कारण होती हैं। ठीक है, इसकी उत्कृष्ट ज्वलन क्षमता के कारण उत्तरकाशी जिले के चकोरी धनारी गांव में पिरूल के उपयोग से बिजली उत्पादन के लिए 25 किलोवाट क्षमता का बिजली संयंत्र स्थापित किया गया है, ये चीड़ के पत्तों से। ठीक है, तो याद रखिएगा ये। भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक बन गया है। 8 मई 2024 को यूके स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी एम्बर ने वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की है। वैश्विक विद्युत समीक्षा किसने जारी की है? एम्बर ने। ये अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा विश्लेषण एजेंसी है। रिपोर्ट के अनुसार 2015 में वैश्विक स्तर पर सौर ऊर्जा उत्पादन में, मतलब ग्लोबली जो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत 9वें स्थान पर था, लेकिन 2023 में जापान को पीछे छोड़कर विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश बन गया है। तो ये फैक्ट याद रखना है कि तीसरा बन गया है भारत, और किसको पीछे छोड़ा है? तो जापान को पीछे छोड़कर भारत तीसरा बन गया है। जापान के 110 बिलियन यूनिट की तुलना में भारत ने 2023 में 113 बिलियन यूनिट सौर ऊर्जा उत्पन्न की है। आगे है कि 5वीं ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू रिपोर्ट 2024। अब इसमें विश्व के 80 देशों को रैंकिंग प्रदान की गई है जो वैश्विक विद्युत की मांग का 92% का प्रतिनिधित्व करते हैं। अब इसमें देख लेते हैं बस ये फैक्ट कि वैश्विक विद्युत समीक्षा 2024 के अनुसार 2023 के दुनिया के शीर्ष 10 देश कौन हैं? तो सौर ऊर्जा उत्पादक देशों में नंबर 1 पे चाइना, नंबर 2 पे अमेरिका और नंबर 3 पे भारत, और अब हो गया है 4 पे जापान। तो शुरुआत के 3 याद रख लेते हैं, चीन, अमेरिका और भारत। किसको पीछे छोड़ा है भारत ने? जापान को। महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन किया गया है, तो ये महाराष्ट्र का पहला है। ठीक है, तो 29 अप्रैल 2024 को महाराष्ट्र के पहले संविधान पार्क का उद्घाटन पुणे में किया गया। इस पार्क को भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप द्वारा यह संविधान पार्क संविधान के संस्थापक नेताओं के लिए एक श्रद्धांजलि है। ध्यातव्य है कि भारत का जो पहला संविधान उद्यान है ये जयपुर राजस्थान में स्थापित किया गया था। तो अगर महाराष्ट्र का पहला बात किया जाए तो पुणे में हुआ है, और अगर भारत का पहला संविधान उद्यान की बात की जाए तो इसका कहाँ हुआ है स्थापित? ये जयपुर राजस्थान में स्थापित हुआ है। अभी देश में तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2022 का डेटा रिलीज हुआ है। इसका रिपोर्ट का क्या नाम था? स्टेट्स ऑफ लियोपॉर्ड्स इन इंडिया 2022, और किसने जारी किया है? केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री, ठीक है, भूपेंद्र यादव, जो अब बदल गए होंगे। आगे देख लेते हैं इसमें देश की तेंदुओं की संख्या 2022 में 13,874 आकलित की गई। तो 2022 में कितनी संख्या है? 13,874। इस प्रकार 2018 की तुलना में 2022 में देश में तेंदुओं की संख्या में 7.95% की वृद्धि हुई है। अब क्षेत्र की दृष्टि से अगर बात की जाए तो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या मध्य भारत व पूर्वी घाट में है। यहाँ पश्चिमी घाट नहीं, ये याद रखिएगा। जो तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या है वो मध्य भारत व पूर्वी घाट में है। ठीक है, आगे है राज्यवार अगर बात की जाए तो राज्यों में 2022 में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या 3907 मध्य प्रदेश में है, 3907 मध्य प्रदेश में। दूसरे स्थान पर है महाराष्ट्र, जहां है 1985 तेंदुए। तीसरे स्थान पर है 1879 तेंदुए कर्नाटक में, तथा चौथा स्थान तमिलनाडु का है, जहां 2022 में तेंदुओं की संख्या 1070 आकलित की गई है। 2018 की तुलना में 2022 में जिन राज्यों में तेंदुओं की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है वे राज्य हैं बिहार, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, केरल। तो इन राज्यों में गिरावट दर्ज की गई है। अगला है सेला सुरंग को इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दी गई है। तो सेला सुरंग, जिसका निर्माण बीआरओ सीमा सड़क संगठन द्वारा समुद्र तल से 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर किया गया है, इसे इंग्लैंड की इंटरनेशनल बुक ऑफ ऑनर द्वारा आधिकारिक रूप से भारत की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में मान्यता दे दी गई है। तो भारत की सबसे ऊंची सुरंग कौन सी है? सेला सुरंग। दुनिया की सबसे लंबी द्विलेन सुरंग मानी जाने वाली इस परियोजना में क्रमशः 1595 मीटर और 1003 मीटर लंबी 2 सुरंगें हैं। इंजीनियरिंग के चमत्कार के रूप में वर्णित सेला सुरंग अरुणाचल प्रदेश में बालीबारा चारित आर तवांग BCT सड़क पर
सेला दर्रे के माध्यम से तवांग तक सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करती है। तो भारत की सबसे ऊंचाई पर सुरंग कौन हो गई है? सेला सुरंग, और ये कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मार्च 2024 को अरुणाचल प्रदेश की अपनी यात्रा के दौरान सेला सुरंग परियोजना का उद्घाटन किया था। अगला टॉपिक है उपग्रह इनसैट 3DS का सफल प्रक्षेपण कर लिया गया है। तो इसरो ने तीसरी पीढ़ी का, जनरेशन कभी कभी पूछ लेते हैं, तो थर्ड जनरेशन है, इसरो ने थर्ड जनरेशन का ये उपग्रह इनसेट 3DS सफलतापूर्वक अपनी कक्षा में स्थापित कर दिया है। और ये किससे लॉन्च किया गया था? GSLV F14 से उपग्रह को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से 17 फरवरी 2014 को प्रक्षेपित किया गया था। भेजा गया है इनसेट 3DS GSLV F14 से। इसरो प्रमुख एस सोमनाथ के अनुसार मैच्योर बॉय GSLV पृथ्वी की सतह, महासागरों की निगरानी, पर्यावरण, मौसम से जुड़ी गतिविधियों पर नजर रखेगा। GSLV 14 की ये कौन सी उड़ान थी? ये 17वीं उड़ान थी। फिर इनसेट 3DS की बात की जाए तो इनसेट 3DS उपग्रह 2274 किलो वजनी है और इसका कार्यकाल 10 वर्ष का होगा। ये 10 वर्ष तक काम करेगा। अगला टॉपिक है मराठाओं के 12 किले यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची के लिए नामांकित कर दिए गए हैं। तो भारत ने 2024-25 के लिए यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए मराठा शासन की रणनीतिक सैन्य शक्तियों को प्रदर्शित करने वाले किलों का एक नेटवर्क मराठा सैन्य परिदर्श को नामांकित किया है। और इस नामांकन में जो 12 हैं उन्हें याद देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सलहेर, शिवनेरी, लोहागढ़, खंडेरी, रायगढ़, राजगढ़, प्रतापगढ़, सुवर्णदुर्ग, पन्हाला, विजयदुर्ग, सिंधुदुर्ग तथा तमिलनाडु में जिंजी किला शामिल है। तो जिंजी किला अलग है, तो इसे याद रखिएगा। जिंजी किला कहाँ है? तमिलनाडु में। इसके आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि हाँ, ये देख लीजिए, वर्तमान में भारत में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक स्थल, 7 प्राकृतिक स्थल और एक जो है वो मिश्रित स्थल है। अगला टॉपिक है फारसी भाषा को नई शास्त्रीय भाषा का दर्जा। 15 जनवरी 2024 को तेहरान में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि नई शिक्षा नीति 2020 के तहत फारसी भाषा को 9 शास्त्रीय भाषाओं के में एक के रूप में शामिल किया जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या है? फारसी भाषा जो है वो एक इंडो यूरोपीय भाषा है। भारत की शास्त्रीय भाषाएं, तो शास्त्रीय भाषाएं के लिए क्या पैरामीटर है वो देख लेते हैं। शास्त्रीय भाषाएं ऐसी भाषा होती हैं जिनका कम से कम 1500 या 2000 वर्ष पुराना इतिहास हो और इसका उपयोग साहित्य ग्रंथों में किया गया हो, और साथ ही जो इनका ग्रंथ हो वो मौलिक होना चाहिए। ठीक है, किसी का कॉपी पेस्ट नहीं होना चाहिए। संविधान की अनुसूची 8 में 6 भाषाओं को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया है। सबसे पहले शास्त्रीय भाषा का दर्जा किस भाषा को दिया गया था? तो वर्ष 2004 में तमिल भाषा को सबसे पहले भारत में शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। उसके बाद 2005 में संस्कृत भाषा को, 2008 में कन्नड़ और तेलुगु भाषा को, 2013 में मलयालम भाषा को और 2014 में, अगर सबसे पहले की बात की जाए तो तमिल भाषा, 2004 में सबसे बाद की बात की जाए तो 2014 में उड़िया भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आगे है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार इन शास्त्रीय भाषाओं के अलावा पाली, फारसी और प्राकृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। ठीक है, तो 3 भाषाएं किनको? पाली, फारसी और प्राकृत। अगला है बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर। कर्नाटक के बेंगलोर के बी मोरेनहल्ली में बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है। बोइंग का यह सेंटर अमेरिका के बाहर कंपनी का सबसे बड़ा निवेश है। बोइंग इंडिया इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। क्या किया जाएगा? इसमें हवाई जहाज का निर्माण और उससे संबंधित ट्रेनिंग प्रदान की जाएगी। अब आगे है कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने बोइंग सुकन्या कार्यक्रम की भी शुरुआत की है। अब बोइंग सुकन्या कार्यक्रम क्या है? तो बोइंग सुकन्या कार्यक्रम का उद्देश्य देश भर में लड़कियों को देश के बढ़ते विमानन क्षेत्र में प्रवेश का समर्थन करना है। यह कार्यक्रम पूरे भारत की लड़कियों और महिलाओं को विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी STEM क्षेत्र में महत्वपूर्ण कौशल सीखने और विमानन क्षेत्र में नौकरियों के लिए प्रशिक्षण के अवसर प्रदान करेगा। बोइंग कंपनी एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है जो दुनिया भर में हवाई जहाज, रोटरक्राफ्ट रॉकेट, उपग्रह, दूरसंचार उपकरण और मिसाइलों की डिजाइन और निर्माण बिक्री करता है। अगला टॉपिक है उच्च शिक्षा पर अखिल भारतीय सर्वेक्षण AISHE 2021-22 की रिपोर्ट आई है। तो शिक्षा मंत्रालय ने 2021-22 के लिए उच्च शिक्षा पर नवीनतम अखिल भारतीय सर्वेक्षण जनवरी 2024 में जारी किया, जिसमें भारत के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को शामिल किया गया है। अब एश, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन। ठीक है, इसका आयोजन 2011 से प्रतिवर्ष किया जा रहा है। अभी 2021-22 की रिपोर्ट 2024 में जारी की गई है। इसमें यह दिया है कि समय नामांकन में वृद्धि हुई है।
तो उच्च शिक्षा में कुल नामांकन 2021-22 में लगभग 4.33 करोड़ यानी 28.4% हो गया है। बाकी पूरा डेटा नहीं देखेंगे, उसमें है समग्र नामांकन है ये, वृद्धि हुई है, सभी श्रेणियों में नामांकन में वृद्धि हुई है और स्नातक उपाधियों की प्रमुखता की बात की गई है, बुनियादी ढांचे की उपलब्धता, संस्थानों की संख्या, तो ये सारी चीज़ें हैं, डेटा है जो आंसर राइटिंग में काम आएगा, फिलहाल उसे बाद में देख लेंगे। अगला टॉपिक है मुंबई में ट्रांस हार्बर लिंक अटल सेतु का उद्घाटन किया गया है। 12 जनवरी 2024 को भारत के प्रधानमंत्री मोदी द्वारा मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक का उद्घाटन किया गया। इसे आधिकारिक तौर पर अटल सेतु न्यावा सेवा सी लिंक के रूप में भी माना जाता है, जो देश में समुद्र पर बना सबसे लंबा सेतु है। ठीक है, तो समुद्र पे बना सबसे लंबा सेतु भी यही है। मुंबई को नवी मुंबई से जोड़ने वाला यह हार्बर लिंक लगभग 22 किलोमीटर का एक विशाल समुद्री पुल है। अटल सेतु भारत का सबसे लंबा पुल होने के साथ साथ सबसे लंबा समुद्री पुल भी है। यह लगभग 21.8 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला पुल है, जिसकी समुद्र के ऊपर लंबाई कितनी है 16.5 किलोमीटर तथा जमीन पर लगभग 5.5 किलोमीटर है। इस परियोजना को जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी द्वारा वित्तपोषित किया गया है, जो कुल लागत का 80% भाग कवर करती है, जबकि शेष राशि राज्य और केंद्र सरकारों के मध्य साझा की गई है। इस हार्बर लिंक में रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का रिवर्स सर्कुलेशन ड्रिलिंग तकनीक का प्रयोग किया गया है, पहली बार भारत में किया गया है, जो ढेर नींव बिछाने हेतु एक नवीनतम तकनीक है। तो आगे स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 की रिपोर्ट देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 11 जनवरी 2024 को स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 रिपोर्ट जारी की है और इसमें 4,477 शहरों को मूल्यांकन के लिए शामिल किया गया। स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में मध्य प्रदेश का इंदौर लगातार 7वीं बार, ठीक है, तो लगातार 7वीं बार इंदौर जो है वो भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी शीर्ष स्थान पर है। तो ये याद रखिएगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण है इसमें 1 लाख से अधिक की कैटेगरी में इंदौर लगातार 7वीं बार भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित हुआ है और इस वर्ष इंदौर के साथ सूरत भी उसमें शामिल है। तो देख लेते हैं शीर्ष 20 सबसे स्वच्छ शहर 1 लाख से अधिक की कैटेगरी में। तो नंबर 1 पर इंदौर और उसके साथ संयुक्त रूप से है सूरत भी। नंबर 2 की जो पोजीशन है वो खाली रखी गई है, यानी नंबर 2 पर कोई भी नहीं है। नंबर 3 पर कौन है? नंबर 3 पे है नवी मुंबई, नंबर 4 पर विशाखापत्तनम और नंबर 5 पर भोपाल। नई दिल्ली की बात की जाए तो नई दिल्ली है नंबर 7 पर। ठीक है, बस इतना ही याद रखिएगा। तो आगे देख लेते हैं। आगे है शीर्ष 5 सबसे स्वच्छ शहर जिनकी 1 लाख से, अभी हमने 1 लाख से अधिक की कैटेगरी वाला देखा, अब 1 लाख से कम की कैटेगरी में। तो 1 लाख से कम में सासवड़ महाराष्ट्र में नंबर 1 पे, दूसरे नंबर पर पाटन छत्तीसगढ़ पे और तीसरा लोनावाला महाराष्ट्र। शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ छावनी यानी कैंटोनमेंट बोर्ड की बात की जाए तो नंबर 1 पर है महू कैंट, नंबर 2 पर देवलाली कैंट, नंबर 3 पर है अहमदाबाद कैंट। तो टॉप 3 हम देखेंगे। आगे है शीर्ष 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर। तो 10 सबसे स्वच्छ गंगा शहर के नंबर 1 पर है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, नंबर 2 पर है प्रयागराज उत्तर प्रदेश, नंबर 3 पे है बिजनौर। यानी गंगा शहर की बात की जाए शीर्ष में तो नंबर 1 पर वाराणसी, उसके बाद प्रयागराज और फिर आता है बिजनौर। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य, अब राज्यों की बात की जाए तो राज्य की कैटेगरी में नंबर 1 पर है महाराष्ट्र। भारत का सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है, ठीक है, लेकिन अगर राज्यों की बात की जाए तो राज्य में आ जाएगा महाराष्ट्र नंबर 1 पर, उसके बाद मध्य प्रदेश नंबर 2 पर, नंबर 3 पर आ जाएगा छत्तीसगढ़। और यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश इस रैंकिंग में 9 नंबर पर है। ठीक है, तो सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले शीर्ष राज्य जो स्वच्छ सर्वेक्षण में, उसमें 9 नंबर पर है उत्तर प्रदेश, नंबर 1 पर है महाराष्ट्र, नंबर 2 पर है मध्य प्रदेश, नंबर 3 पर है छत्तीसगढ़। आगे देख लेते हैं। आगे दिया है कि निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन से हैं। तो निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य देख लेते हैं। देखिए 23 पर है त्रिपुरा, 24 पर है नागालैंड, 25 पर है राजस्थान, 26 पे है मिजोरम और 27 पर है अरुणाचल प्रदेश। तो ये हैं निम्न प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य। सबसे स्वच्छ राज्य का पुरस्कार महाराष्ट्र को मिला है। स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानक वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को, सफाई मित्र स्वच्छता कर्मचारियों के लिए सर्वोत्तम सुरक्षा मानकों वाले शहर के लिए चंडीगढ़ को सफाई मित्र सुरक्षित शहर पुरस्कार मिला है। तो सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को मिला है। वाराणसी को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का सम्मान मिला है। इसके अलावा कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा उत्तर प्रदेश को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है। तो ये नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में सम्मानित किया गया है कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल में। स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के लिए स्वच्छ भारत मिशन की गीत का विमोचन किया गया है, जिसका शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है और इसको गीत आवाज दी है कैलाश खेर ने। आगे देख लेते हैं
कि भारत का पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च हो गया है। ठीक है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने 1 जनवरी 2024 को अपना पहला एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया है, जो ब्लैक होल जैसी खगोलीय रचनाओं के बारे में कई जानकारियां उपलब्ध कराएगा। इसरो के अत्यंत विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण वाहन PSLV C-58 द्वारा पहले लॉन्च पैड से उड़ान भरने के बाद प्राथमिक एक्सरे पोलरीमीटर उपग्रह एक्सपोसैट को पृथ्वी की 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। तो ये याद रखिएगा, 650 किलोमीटर निचली कक्षा में स्थापित किया गया है। एक्सपोसैट का प्राथमिक पेलोड पोलीएक्स एक्सरे पोलरीमीटर उपकरण, जिसे रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा बनाया गया है और UR सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर द्वारा निर्मित एक्सपेक्ट एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी और टाइमिंग द्वारा पोलरीमीटर मापदंडों को मापने के लिए डिजाइन किया गया है। और इस मिशन की अवधि कितनी होगी, तो ये लगभग 5 वर्ष की इसकी अवधि रहेगी। इसके आगे है कि इस उपग्रह के माध्यम से भारत संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद हमारी आकाशगंगा में ब्लैक होल और न्यूट्रॉन तारों का अध्ययन करने के लिए एक विशेष खगोल विज्ञान वेधशाला वाला दुनिया का दूसरा देश बन गया है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला टॉपिक है वेटलैंड आर्द्रभूमि सिटी प्रमाणन। जनवरी 2024 के दौरान केंद्रीय पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वेटलैंड सिटी प्रमाणन योजना हेतु भारत के 3 शहरों के लिए नामांकन प्रस्तुत किए गए हैं, जिनमें कौन सा है, मध्य प्रदेश का इंदौर, भोपाल शहर तथा राजस्थान का उदयपुर शहर इसमें शामिल है। जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही अमृत धरोहर पहल रामसर साइटों के संरक्षण मूल्यों को बढ़ावा देते हुए वेटलैंड सिटी प्रमाणन लक्ष्यों के अनुरूप है। यह एक स्वैच्छिक मान्यता प्रणाली है जिसे रामसर कन्वेंशन द्वारा COP12 सम्मेलन के दौरान उन शहरों को मान्यता देने के लिए स्थापित किया गया था जिन्होंने अपने शहरी आर्द्रभूमि की सुरक्षा के लिए असाधारण कदम उठाए हैं। अगला है इसमें कि इस पहल का उद्देश्य क्या है, तो इस पहल का उद्देश्य शहरी क्षेत्र के आर्द्रभूमि के संरक्षण तथा उसके उपयोग को बढ़ावा देना है। आर्द्रभूमि एक ऐसा भूभाग होता है जहाँ के पारितंत्र का बड़ा हिस्सा स्थायी रूप से या प्रतिवर्ष किसी मौसम में जल से संतृप्त हो या उसमें डूबा रहे। अगला टॉपिक है पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता। 28 जनवरी 2024 को मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच 75,000 करोड़ रुपए की संशोधित पार्वती काली सिंध चंबल लिंक नदी परियोजना के लिए त्रिपक्षीय समझौता हुआ है। इस समझौते में कौन शामिल है, तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की उपस्थिति में नई दिल्ली में यह समझौता हुआ। इस समझौते से मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5,80,000 से अधिक हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30-40 साल तक लाखों लोगों को पेयजल की सुविधा स्थायी रूप से मिल सकेगी। इस परियोजना पर खर्च होने वाली राशि का 90% केंद्र सरकार और 10% राज्य सरकार वहन करेगी। अगला टॉपिक है पेंच टाइगर रिजर्व भारत का पहला डार्क स्काई पार्क। तो महाराष्ट्र में पेंच टाइगर रिजर्व PTR भारत का पहला और एशिया में 5वां डार्क स्काई पार्क बन गया है। इसका उद्घाटन जनवरी 2024 में किया गया। भारत के प्रमुख टाइगर रिजर्व में से एक पेंच टाइगर रिजर्व 2 राज्य महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच टाइगर रिजर्व में एक रात्रि वेधशाला स्थापित की गई है और यहाँ बाघोली के निकट का क्षेत्र तारा अवलोकन के लिए निर्दिष्ट किया गया है। अब डार्क स्काई पार्क एक ऐसा क्षेत्र है जो आमतौर पर किसी पार्क या वेधशाला के आसपास होता है और यह कृत्रिम प्रकाश प्रदूषण को सीमित करता है। भारत का पहला डार्क स्काई संरक्षित क्षेत्र हानले में स्थित भारतीय खगोलीय वेधशाला है, जो एक ऊंचाई वाला खगोल विज्ञान स्टेशन तथा यह भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान द्वारा संचालित है। IUCN द्वारा पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया है। तो अंतर्राष्ट्रीय प्रकट संरक्षण संघ IUCN की रेड लिस्ट के तहत पहली बार हिमालयन वुल्फ का मूल्यांकन किया गया और इसे असुरक्षित यानी वल्नरेबल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। हिमालयन वुल्फ हिमालय में पाया जाने वाला एक प्रमुख ल्यूपिन शिकारी है। इसे तिब्बती भेड़िया भी कहते हैं, जो 4,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर रहते हैं। ये आनुवांशिक रूप से भूरे भेड़ियों से भिन्न होते हैं। उत्तर भारत में यह केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और पूर्वोत्तर हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति क्षेत्र में पाए जाते हैं। अगला टॉपिक देख लेते हैं। अगला टॉपिक है कि प्रधानमंत्री मोदी ने तालाबीरा थर्मल पावर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी है। तो 3 फरवरी 2024 को ओडिशा के संबलपुर में नेवेली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड मेगावाट के ये कितना 3 × 800 यानी 2400 मेगावाट के सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट तालाबीरा, तो तालाबीरा न्यूज़ में रहा, पूछ सकते हैं तो क्या है, ये सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट है। ठीक है,
यह थर्मल पावर प्लांट उच्च दक्षता, कम कार्बन पदचिह्न और एक प्रभावशाली 10% पर्यावरण अनुकूल बायोमास सह फायरिंग पहल सुनिश्चित करेगी। कहाँ है? ये उड़ीसा में है। अगला टॉपिक है महाराष्ट्र के सांगली जिले में नए अटपाडी संरक्षण रिजर्व की घोषणा। महाराष्ट्र सरकार ने जनवरी 2024 में सांगली जिले के अटपाडी क्षेत्र में एक नए संरक्षण रिजर्व की स्थापना की घोषणा की है, जिसका नाम है अटपाडी संरक्षण रिजर्व। अटपाडी संरक्षण रिजर्व सांगली जिले की वन भूमि में स्थित है। यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी पुल बनाता है जो पश्चिम में मैनी संरक्षण क्षेत्र को उत्तर पूर्व में मालधोक पक्षी अभ्यारण्य से जोड़ता है। कुल मिला के इसमें इतना ही। आगे देख लेते हैं। अंबेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस का उद्घाटन हुआ है। आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री वाईएस जगनमोहन रेड्डी ने विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को, कहाँ? विजयवाड़ा के स्वराज मैदान में 19 जनवरी 2024 को डॉक्टर BR अम्बेडकर की 206 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का उद्घाटन किया और इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया है। 206 फीट ऊंची है ये और इसे सामाजिक न्याय की सबसे बड़ी मूर्ति बताया गया है। स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस नाम वाली इस मूर्ति का निर्माण प्रसिद्ध मूर्तिकार राम सुतार ने ही बनाया है, जिन्होंने सरदार पटेल की प्रतिमा का भी निर्माण किया था। तो इसका नाम क्या है? स्टैचू ऑफ सोशल जस्टिस। अगला टॉपिक है भारत का पहला ग्राफीन केंद्र। भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भारत के पहले ग्राफीन केंद्र की केरल के त्रिशूर में स्थापित करने की घोषणा की है। टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ग्राफीन अनुसंधान एवं विकास, उत्पाद नवाचार और क्षमता निर्माण के उद्देश्य से ये स्थापित किया जा रहा है। ठीक है, किसका किसका है? एक तो ग्राफीन सेंटर माइटी, इलेक्ट्रॉनिक सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय और केरल सरकार द्वारा टाटा स्टील लिमिटेड के साथ ये मिलकर किया जा रहा है। त्रिशूल के डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल डुक में स्थापित इस केंद्र पर केंद्र सरकार द्वारा 86.41 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके अलावा केरल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स सेंसर की भी शुरुआत की गई है। ठीक है, अगला टॉपिक है भारत और इटली के बीच प्रवासन और आवाजाही समझौते को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। तो इतना याद रखिएगा कि प्रवासन हाल ही में किसके साथ हुआ है? प्रवासन और आवाजाही समझौता, तो ये भारत और इटली के मध्य हुआ है। ठीक है, तो राष्ट्रीय घटनाक्रम में फिलहाल इतना ही है। आगे हम अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम कवर करेंगे। धन्यवाद।